पार्ट बी यहाँ पर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम अपने पास पेपर्स को सॉल्व करने का जो सिलसिला है उसको कंटिन्यू करेंगे। 206 तक हमने कर लिया था, तो यहाँ पे हम 207 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 207 को पढ़ लेते हैं। इन अ क्लास देयर आर 11 बॉयज एंड 14 गर्ल्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। सिंपल है भाई, आपके पास गर्ल्स का भी नंबर गिवन है, बॉयज़ का भी गिवन है। अगर आपको टोटल निकालना है तो सिंपली दोनों को ऐड कर देना एंड देन जो है वो रेशो निकाल लेना नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं लिख भी लेता हूँ, 207 हो जाएगा। 207 में जो हमारे पास बॉयज़ हैं वो 11 हैं, गर्ल्स हमारे पास 14 है। अगर हमें टोटल निकालना हो कि भाई क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो गर्ल्स और बॉयज़ को जो है वो ऐड कर दो तो 25 बनेगा। हमें रेशो चाहिए गर्ल्स टू टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, गर्ल्स का है 14 और टोटल हमारे पास 25 है। कोई जो है वो सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आ रहा है सी, 14:25, विच इज़ द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 208, अ कार इज ट्रेवलिंग एट 60 माइल्स पर आवर, हाउ मेनी माइल्स पर मिनट इज द कार ट्रेवलिंग। सिंपली आर की जगह आप जो है वो उसको मिनट्स में लिख दो, क्योंकि ये मिनट्स में पूछ रहा है। और ये कॉमन सेंस भी है भाई कि अगर हम देखें 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और ये 60 मिनट के अंदर 60 माइल्स जो है वो तय कर रही है कार, तो इसका मतलब है 1 मिनट के अंदर 1 ही माइल जो है वो ट्रेवल करेगी। तो सिंपली क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको फिर भी मैन्युअली करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो ये गिवन है 60 माइल्स पर आवर। ठीक है, हमें चाहिए मिनट्स के अंदर, तो सिंपली क्या कर दो, 60 माइल्स आर की जगह इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दो। एक आर में 60 मिनट्स होते हैं, तो ये हो जाएगा 60 मिनट्स। तो ये इसके साथ कैंसिल, इसका मतलब है 1 मिनट के अंदर जो है वो ये 1 माइल तय करेगी कार। ठीक है, उसके बाद अच्छा है इसका ऑप्शन 1, इसका मतलब है ए। क्वेश्चन नंबर 209, द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द सन इज अप्रोक्सीमेटली 93 मिलियन माइल्स, व्हाट इज द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो 93 मिलियन को आप जो है वो प्रॉपर एक ऑर्डिनरी नंबर में लिखो, देन उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो। अब मिलियन का मतलब क्या होता है भाई, 93 मिलियन, तो यहाँ पे मिलियन का मतलब होता है 10⁻⁶। ठीक है, 10⁻⁶। तो यहाँ पे इसका पॉइंट है, अगर हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में बनाना है तो इसको एक पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 6 + 1। क्योंकि मैं राइट से लेफ्ट की तरफ आया हूँ तो पॉजिटिव में जो है वो 1 इंक्रीज होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9.3 × 10⁻⁷। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 210 में देखो भाई, आपके पास है द फ्रैक्शन 3/√6 - 1 इज इक्वलेंट टू व्हाट। सिंपली आप जो है वो रेशनलाइजेशन कर लोगे, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन गिवन है वो है √6 - 1। इसको जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लो, लेकिन बीच में जो है वो सिंबल चेंज कर लो, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाओ, इसको करवाओगे तो ये हो जाएगा 3√6 और 3 जो है वो +1 से भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे देखो ये इससे जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होगा, 1 1 के साथ आपस में मल्टीप्लाई होगा, सिंबल के साथ, क्योंकि ये वही वाला फार्मूला है ना, a - b और a + b के जो पेयर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो a² - b² वाला फार्मूला। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 3√6 + 3/5। तो यही ऑप्शन है या कुछ जो है वो मॉडिफिकेशन है, सही है। इस तरह का ऑप्शन गिवन है तो हमारे पास ये हो जाएगा सी। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ सी। क्वेश्चन नंबर 211, उसके अंदर क्या है, इफ a एंड b आर 2 होल नंबर्स देन विच स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। तो a और b को आप यहाँ पर कोई भी 2 होल नंबर्स ले सकते हो। लेट सपोज a को हम जो है वो 1 लेते हैं और b को हम जो है वो 0 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 0 भी होल के अंदर आ जाता है। अब हम देखते हैं कि भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो रहा है। सबसे पहले a को चेक कर लो, तो a में क्या है, 2a + b, इसका मतलब है 2a की जगह मैंने 1 रखा, प्लस b, इसका मतलब है +0 इज इक्वल टू 2b + a। यहाँ पे मैंने b की जगह 0 रखा, प्लस a की जगह मैंने 1 रखा, तो इसको अगर आप देखो तो ये क्या सेटिस्फाई करेगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 0 था 0 + 1, इसका मतलब है ये सेटिस्फाई नहीं होगा, तो ऑप्शन ए तो नहीं है। ऑप्शन बी की स्टेटमेंट को चेक कर लो, अगर आप देखो क्या है, a + b इज इक्वल टू b + a, तो a की जगह आप 1 ले रहे हो तो 1 रखो, b की जगह 0, यहाँ पे भी b की जगह 0 और a की जगह 1, तो ये हो जाएगा
1 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है ये सेटिस्फाई कर रही है, तो करेक्ट ऑप्शन भी बी हो जाएगा। और अगर आपके पास थोड़ी सी भी नॉलेज और सेंस है, यहाँ पर अगर आप देखो चारों ऑप्शंस में, और अगर आप सी और डी को देखोगे तो वहाँ पे हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। अगर हम सी को देख लें तो a पावर b बराबर है b पावर a जो है वो हमने 1 लिया है, 1 के ऊपर पावर 0 तब भी 1 आएगा, और यहाँ पर 0 के ऊपर पावर 1, तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे। और यहाँ पे तो आपके पास जो है वो डिनोमिनेटर में b आ रहा है और हमने b को जो है वो 0 लिया हुआ है, तो आपको पता है डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, तो ये भी नहीं होगी, तो आपके पास b करेक्ट हो रहा है यहाँ पे। या सिंपली आप खुद भी देख सकते हो कि भाई जो हमारे पास ऑप्शन बी में लिखा हुआ है बेसिकली ये एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर्स के अंदर सेटिस्फाई करती है, तो ये स्टेटमेंट आपकी हमेशा ट्रू रहेगी। यहाँ पे आप कोई भी ए और बी की जगह 2 होल नंबर्स ले सकते थे, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो फजूल में एक एक को सोल्व करना, लेकिन खैर ये ईजी लग रहा है तो आप ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तो करेक्ट ऑप्शन तो बी हो जाएगा, ठीक है, यही समझ लेना आप। क्वेश्चन नंबर 213 को देख लो भाई, हमारे पास है, बल्कि 212 होगा, सॉरी, ठीक है। 212 में कहा जा रहा है विच पॉइंट ऑन अकम्पनाइंग नंबर लाइन बेस्ट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ रूट 5, तो रूट 5 की पोजीशन पूछ रहा है। यहाँ पर आपको जो है वो नंबर लाइन के ऊपर पोजीशंस दी गई हैं, थोड़ा सा मैं इसको बना लेता हूँ ताकि समझा दूँ। यहाँ पे -3 कंसीडर कर लो, यहाँ पे -2 कर लो, यहाँ पे पॉइंट ए आपको गिवन है, फिर जो है वो 1 2 3, इसको 0 भी चलो मान लो, और यहाँ पे 5 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट है जिसको बी कहा गया है, यहाँ पे भी एक पॉइंट है जिसको सी कहा गया है, और यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको डी कहा गया है। कहा जा रहा है कि भाई रूट 5 जो है वो कौन सी पॉइंट पे आएगा। अब यहाँ पर समझने के लिए आसान सा तरीका क्या है कि भाई ये है रूट 5, अगर हम आगे बढ़ते जाएँ तो आपके पास एक रूट आएगा जो कि होगा रूट 9, और अगर इससे थोड़ा सा पीछे जाएँ तो एक रूट आएगा जो कि होगा रूट 4, ठीक है। रूट 4 का आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है 2, रूट 9 का क्या आता है, 3 आता है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो भी क्या आएगा, 2 और 3 के दरमियान ही आएगा, तो यहाँ पे ये कहाँ पे लाए करेगा, 2 और 3 के दरमियान ही कहीं लाए करेगा, तो वो होगा सी। तो आप कहोगे कि भाई ये सी वाले पॉइंट पे जो है वो रूट 5 लाया करेगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यही फिगर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 213 में कहा जा रहा है अ रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन p अपॉन q, फाइंड वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, प्रॉपर डेफिनेशन ही पूछी जा रही है, तो ये हो जाएगा 213 में d, मीन्स के भाई q यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, डेफिनेशन ही पूछ रहा था। उसके बाद 214 में कहा जा रहा है कि भाई आपके सामने एक नंबर गिवन है, ये रैशनल है या इरेशनल है, अब इसको चेक करना पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूँ 0.14 114 114 4 टाइम्स 1 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। ऑप्शंस क्या हैं, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर और टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग तो नहीं है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेट है, और इंटीजर भी नहीं है। अब हमसे जो झगड़ा है वो है ऑप्शन ए और बी में, इसका मतलब इरेशनल है या इरेशनल है। तो अब यहाँ पर देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर 2 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, एक होता है रिकरिंग और दूसरा होता है नॉन रिकरिंग। अगर ये रिकरिंग हुआ तो रैशनल होगा, अगर नॉन रिकरिंग हुआ तो ये इरेशनल होगा। तो रिकरिंग का मतलब क्या है कि भाई ये किसी स्पेसिफिक पैटर्न को जो है वो फॉलो कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम चेक भी कर लें तो 141 141 उसके आगे जो है वो डबल बना रहा है, इसका मतलब है ये वाला पैटर्न तो नहीं हो रहा। कोई और चेक कर लेते हैं, लेट सपोज 0.1 को यहीं तक रहने देते हैं, 411 411 फिर ये बीच में बना रहा है, इसका मतलब ये भी पैटर्न नहीं है। अगर हम 0.14 को यहीं तक रहने दें, 114 11 नहीं भाई ये भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो आई डोंट थिंक कि भाई यहाँ पे कोई भी पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो ये इरेशनल है, ऑप्शन बी। 215 में कहा जा रहा है, 14 हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, ए बी सी डी। ए में लिखा हुआ है ई, ई हमारा एक इरेशनल नंबर होता है, और कभी कभी ई की वैल्यू भी पूछी जाती है, तो इसका वैल्यू कुछ आपको 2.71 समथिंग मिलेगा, ठीक है, कंफर्म कर लेना। बी में लिखा हुआ है हमारे पास 0.75 जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, रैशनल होते हैं, इसको आप पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, तो यही हमारे पास हो जाएगा 215 में हो जाएगा बी। और अगर आप सी में देखो तो पाए है, पाए आपको पता है इरेशनल है, और डी में भी रूट वाला नंबर लिखा हुआ है, ये भी एक इरेशनल है, ठीक है। और अगर किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हो तो फिर आप उसको सोल्व कर सकते हो, फिर वो रेशनल बन जाता है। 216 में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन ऑफ रैशनल नंबर। कंडीशन को आप ये कह लो कि भाई डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है, ऑप्शंस देख लेते हैं। रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स, बिल्कुल भाई हम जो कहते हैं कि भाई पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखें, और पी और क्यू यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स हैं, तो ये उसी की बात कर रहा है, ठीक है। पी अपॉन क्यू या पी रेशियो क्यू एक ही बात है।
तो ऑप्शन हो जाएगा ए, रेशो ऑफ टू इंटीजर्स होता है हमारे पास रेशनल नंबर, ठीक है। और अगर आप रेशो ऑफ टू होल नंबर्स कहो तो नहीं भाई, देखो यहाँ पे -1/3 भी तो एक रेशनल नंबर है ना, और आपको पता है होल के अंदर नेगेटिव नहीं आता, तो इसलिए होल नंबर जो है वो यहाँ पे सही वाला स्टेटमेंट नहीं है। इसी तरह रेशो ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल के भी अंदर जो है वो हमारे पास नेगेटिव्स नहीं आते, तो ये भी एक अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसको जो है वो आप अब मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 217 की तरफ चलते हैं। ये सवाल शायद डायरेक्ट टेस्ट में भी आया हुआ है और एक दफ़ा तो STHP के अंदर आया हुआ है, ठीक है। काफ़ी पुरानी बात है, लेकिन रिसेंटली डायरेक्ट टेस्ट के अंदर पूछा गया। जीरो क्या है भाई? जीरो रेशनल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे हम ऑप्शन ए को मान लेते हैं। उसके बाद एक 218, एनी नंबर रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू व्हाट? भाई किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 तो वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 218 में बी। 219, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स? डिस्ट्रीब्यूटिव, ये भी रियल की है। एसोसिएटिव, ये भी रियल नंबर्स के ऊपर काम करती है। क्लोजर प्रॉपर्टी, ये भी रियल नंबर्स के अंदर आती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये भी डायरेक्ट टेस्ट में पूछा गया है। प्रॉपर्टीज का मैंने डिटेल में लेक्चर अपलोड किया हुआ है, वो देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 221 यहाँ पे आसान वाला ही लग रहा है, तो यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं एक छोटा सा बॉक्स बना देता हूँ ताकि मैं साइड में पिक्चर भी लगा सकूँ। 221 के अंदर है कि भाई 10w स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5w किसके बराबर है? तो स्क्वायर पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 10 के ऊपर भी है, w के ऊपर भी है। पावर के साथ क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, w के ऊपर पावर ऑलरेडी 2 है तो 2 to the 4 हो जाएगा। इसका मतलब है 100w पावर 4 और डिवाइडेड बाय 5w अपनी जगह पे, ठीक। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5 1 5, यहाँ पे 20 टाइम्स टेबल लगेगी, तो ये हो जाएगा 20w। आपको पता है सेम बेसिस जब डिवाइड होते हैं तो पावर्स क्या होते हैं? सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 4 - 1 इसका मतलब है क्यूब होगा। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ रहा है 20w पावर 3, इसका मतलब ऑप्शन डी। 222, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3 होल पावर 0? ये तो आसान है भाई, 3/4 अपनी जगह पे मल्टीप्लाई बाय 2/3 के पावर में जो वो 0 है, तो इसका मतलब है किसी भी बेस के ऊपर पावर 0 तो रिजल्ट क्या देता है? 1 देता है। तो 1 को मल्टीप्लाई करना है 3/4 से, तो रिजल्ट यही आएगा 3/4। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। 223 को कर लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 223 में देख लो, आपके पास गिवन है √49t⁻6। ये हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √49 और t की पावर 6 को भी मैं अलग से रूट दे देता हूँ, ठीक है। तो ये सॉल्व करोगे तो आएगा 7, और यहाँ पे अगर आप देखो t की पावर 6 और होल पावर रूट का मतलब होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय t की पावर, यहाँ पे टेबल लगाओगे तो होगा 3। तो इसका मतलब है क्या आ रहा है? 7t³ आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 224 कहा जा रहा है सॉल्व फॉर ए व्हेन a² + b² = c²। हमें जो है वो a को बाकी टर्म्स में लिखना है। तो a को सेपरेट कैसे करेंगे? a² अपनी जगह पे, उसको वहां पे लेके जाओ c² - b²। दोनों साइड जो है वो हम रूट देंगे, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सिंपली a बराबर आ जाएगा √c² - b², ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। a = √c² - b², सही है। उसके बाद है 225, शायद इस तरह का हमने पहले किया हुआ है कि भाई 27 के ऊपर पावर 1/3 है, मल्टीप्लाई बाय x की पावर 4/5 है, मल्टीप्लाई y की पावर 2/5 है, मल्टीप्लाई बाय z की पावर 1/5 है। इसको रेडिकल के फॉर्म में लिखना है, मतलब कि एक रूट के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ क्या समझ आ रही है कि भाई यहाँ पे जो है वो क्यूब रूट है, लेकिन यहाँ सब पे जो है वो 5th रूट लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं ना। 27 को मैं 3³ लिख सकता हूँ, पावर में इसके पास ऑलरेडी 1/3 है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 4 और 5th रूट, सही है, क्योंकि 5th रूट का मतलब क्या हो जाएगा? 1/5, और ये जब इसके ऊपर आएगा 1/5 तो पावर से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा? 4/5। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसी तरह यहाँ पे भी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y² और 5th रूट। इसी तरह मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ जस्ट 5th रूट ऑफ z, सही है। अब यहाँ पे देखो ये तो सोल्व हो रहा है, इसका आंसर जस्ट आ रहा है 3।
इसको हम कैसे लिखेंगे, ए की जो है वो रूट के अंदर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5th रूट ऑफ x पावर 4 वाई स्क्वायर जेड। इससे ज़्यादा अब क्या सिंप्लीफाई करें, हो सकता है यहीं तक हो ऑप्शन में। ऑप्शन डी मुझे दिखाई दे रहा है लेकिन नहीं, ए होगा। ठीक है, ए में हमारे पास सेम टू सेम मैच हो रहा है, 3/5 रूट ऑफ x पावर 4 वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, तो बन गया ये रेडिकल की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 226 को कर लेते हैं, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 226 में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पर सबसे पहले ए को चेक कर लेते हैं। रूट ए प्लस बी बराबर होता है रूट ए प्लस रूट बी। भाई ये कभी भी नहीं होता कि भाई अगर आपके पास कोई रूट के अंदर दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो आप उनको अलग अलग रूट दो एंड देन जो है वो ऐड करो, ये कभी भी रूट्स के अंदर नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह ये माइनस के अंदर भी नहीं होता, जैसे बी में लिखा हुआ है कि भाई रूट ए माइनस बी बराबर होता है रूट ए माइनस रूट बी। नहीं भाई, ये भी कभी नहीं होता, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड में होता है, जैसे अगर ये लिखा होता कि भाई रूट और उसके अंदर कोई भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अब आप इनको अलग अलग रूट दे सकते हो एंड देन जो है वो मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, और डिवीजन के अंदर भी ये हो सकता है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये नहीं होता। अच्छा जी, इसी तरह ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में क्या है, a मल्टीप्लाई बाय बी होल पावर c बराबर होता है a पावर c मल्टीप्लाई बाय b पावर c। ये हमारे पास वैलिड है। ठीक है, कि भाई आपको पता है लेट सपोज अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके ऊपर a की पावर है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, उनको अलग अलग पावर दे सकते हो, तो ये हमारी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह जो डी में लिखा हुआ है ये तो आपने फार्मूले में भी देखा होगा कि भाई कभी भी नहीं होता, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में नहीं होता कि आपके पास दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं और उनके ऊपर ए की पावर है तो आप उनको अलग अलग पावर देके ऐड करो। नहीं भाई, ये कभी भी नहीं होता। ठीक है, इसी तरह माइनस में भी ये नहीं होगा, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में होता है। उसके बाद है 227 में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ डिजिट चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सेट। आपको जो है वो एक सेट गिवन है, क्वेश्चन नंबर 227 होगा ये। हाँ जी, 227 है। हमारे पास एक सेट गिवन है जिसमें हमारे पास जो है वो कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 6 7 8। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि भाई हमें प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 3 हो। अब ये प्रोबेबिलिटी आप पढ़ लेना, लेकिन प्रोबेबिलिटी का मैं फार्मूला बता देता हूँ। वो होता है कि भाई एक फ्रैक्शन बन जाता है, वो क्या बनता है, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स भी बोल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, कि भाई आपको जो रिक्वायर्ड है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके जितने भी आउटकम्स हैं पॉसिबल वो आप रखो न्यूमरेटर में और उसको डिवाइड करवा दो जितने भी आपके पास पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हों। तो यहाँ पे देखो 3 से डिविजिबल है और इसी तरह 6 भी 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब हमारे पास दो ही ऐसे नंबर्स हैं जो कि 3 से डिविजिबल हैं। तो इसका मतलब है टोटल हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 2 हैं। और यहाँ पे अगर हम ओवरऑल देखें कि भाई कितने आउटकम्स हैं तो वो हमारे पास कितने, 2 4 6 7। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 2/7 बन जाएगी। ठीक है, और अगर कभी डेसिमल में पूछ ले तो आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ये फ्रैक्शन में पूछ रहा है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितनी नहीं पूछी जाती, तो एक ही सवाल आया हुआ है मेरे पास तो ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 228 में कहा जा रहा है अगर x जो है वो 3 के बराबर हो, y जो है वो 4 के बराबर हो और z जो है वो -2 के बराबर हो, तो हमें बताओ x स्क्वायर y/z की वैल्यू क्या होगी। सिंपली x y z की जगह वैल्यूज पुट करो। x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टोटल 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय y इसका मतलब है 4 डिवाइडेड बाय z इसका मतलब है -2। तो यहाँ पे टेबल लगाओ, 2 1 2 2 2 4 9 2 18, लेकिन माइनस में आ जाएगा, तो -18 इसका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है विच इज ए। ओके, ए यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 228 तक। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम जो है वो 229 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 229 में कहा जा रहा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज हाइट इज 2√3। अब देखो यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि भाई ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स जो है वो बराबर हो। यहाँ पे आपको साइड नहीं गिवन बल्कि हाइट गिवन है उसकी। तो यहाँ पे आपको जो है वो एक छोटा सा फार्मूला पता होना चाहिए कि भाई जो इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर हाइट बराबर होती है वो होती है √3/2 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो यहाँ पे हमें चाहिए पेरीमीटर, पेरीमीटर के लिए हमारे पास साइड होनी चाहिए। अगर एक भी मिल गई तो वो इक्विलैटरल है, तो इसका मतलब है तीनों साइड्स वही हो जाएंगी। तो यहाँ से आपके पास साइड आ जाएगी, आप जब हाइट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2√3 = √3/2 मल्टीप्लाई बाय साइड।
तो ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 to the 4, इसका मतलब है साइड क्या आ रही है 4। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड सेम होगी, तो तीनों को आपस में ऐड करवाएंगे तो 4 + 4 + 4, इसका मतलब है 12 आ रहा है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 12, विच इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 230 में कहा जा रहा है व्हाट इज द स्पीड इन मीटर्स पर सेकेंड ऑफ अ पेपर एयरप्लेन दैट फ्लाइज 24 मीटर्स इन 6 सेकेंड। सिंपली हमें स्पीड निकालनी है, तो स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपान में टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारे पास 24 मीटर से और टाइम हमारे पास 6 सेकेंड से, तो यहाँ पर 6 × 6 और 4 × 6 = 24, इसका मतलब है 4 मीटर पर सेकेंड जो है हमारे पास स्पीड आ रही है। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 231 को भी देख ही लेते हैं। यहाँ पे अ टोटल ऑफ 450 इज डिवाइडेड इनटू इक्वल शेयर्स इफ कनीज रिसीव्स 4 शेयर्स, कलीम रिसीव्स 3 शेयर्स एंड आमना रिसीव्स रिमेनिंग 2 शेयर्स। हाउ मच मनी डिड कलीम रिसीव। तो हमारे पास ये रेशो वाला क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास टोटल कितना गिवन है 450, और अगर हम यहाँ पे जो है वो रेशोज निकाल लें किस किस का, कनीज यहाँ पे लिख देते हैं, चलो कनीज, कलीम और आमना, इनका रेशो हमारे पास गिवन है भाई 4, इसके लिए है 4 और इसके लिए है 3 और इसके लिए है 2, ठीक है। हमसे किसका पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कलीम का, इसका मतलब है सेकंड वाले का पूछ रहा है। तो आप कैसे निकालते हो कि भाई जितने भी हमारे पास जो है वो रेशोज हैं वो आप जो है वो आपस में ऐड करोगे तो आपके पास टोटल बन जाएगा फ्रैक्शन का, तो वो हो जाएगा 4 + 3 + 2, इसका मतलब है 9। जिसका रेशो चाहिए वो आप जो है वो न्यूमरेटर में रखोगे, इसका मतलब है हमें यहाँ पे 3 रखना है क्योंकि हमें कलीम का निकालना है, मल्टीप्लाई बाय टोटल। तो ये हो जाएगा 9 × 1 = 9, 5 × 9 = 45, 0 350 = 150। तो इसका मतलब है इसको 450 में से 150 मिलेगा। करेक्ट ऑप्शन बी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। क्वेश्चन नंबर 232 में कहा जा रहा है विच फिगर हैज द लार्जेस्ट एरिया। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस के अंदर डिफरेंट फिगर्स हैं, उनकी कुछ डेटा हैं, आपको पूछा जा रहा है कि कौन सी फिगर की जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले ए को देख लो, स्क्वायर हु साइड मेजर 6। तो स्क्वायर की एरिया कैसे निकालते हो, लेंथ का स्क्वायर, इसका मतलब है 36 हो जाएगी, ठीक है जी। ए में हमारे पास एरिया है 36। बी में देख लो अ सर्किल हुज डायामीटर मेजर 6। तो भाई अगर डायामीटर 6 है तो रेडियस कितना बनेगा, रेडियस बनेगा 3, और एरिया ऑफ सर्किल होती है πr², r का स्क्वायर करोगे तो 9 पाई हो जाएगा, ठीक है। 9 पाई को अगर आप सोल्व करो तो 36 से तो कम ही आएगा, ठीक है। अच्छा जी, सी में देख लो अ ट्राइंगल हुज बेस एंड हाइट ईच मेजर 6। तो यहाँ पे बेस और हाइट अगर 6 6 है तो 6 6 = 36, 36 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब है इसकी भी एरिया 18 आएगी, ठीक है। अब हम बच्चे नहीं रहे कि मैं एक एक बैठ के जो है वो एरिया निकालूं, आपको पता है सिंपली फार्मूले में डेटा को पुट करो और एरिया आ जाएगी। ऑप्शन डी इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड मेजर 6। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की एरिया का फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर। तो साइड यहाँ पर 6 गिवन है तो 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो 4 × 1 = 4, 9 × 4 = 36, तो 9√3 आ रही है इसकी एरिया। 9√3 तो सभी से कम होगा मेरे ख्याल से। खैर सबसे हमसे जो है वो हाईएस्ट वाला पूछा जा रहा है, तो हाईएस्ट वाला ए है, तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन भी ए ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 233 को देख लो, कहा जा रहा है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए। ये जो हमारे पास सिंबल के अंदर नंबर लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 35। अब इसको समझने का आसान तरीका ये है, सबसे पहले मैं इसके ऑप्शंस भी लिख दूं, तो ये हो जाएगा 10, और बी में क्या है 15, सी में क्या है 45। अगर आपको प्राइम फैक्टर्स निकालना हो ना तो सिंपली क्या करते हैं, हम एलसीएम निकाल रहे होते हैं, वहाँ पे सारे ही फैक्टर्स आपको प्राइम आएंगे, ठीक है। उसका नाम ही प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब देखो सबसे पहले कहा जा रहा है कि भाई इसके आप जो है वो प्राइम फैक्टर्स निकालो, तो वो क्या आएंगे 5 और 7, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ए है ये बेसिकली जो भी नंबर इसके अंदर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि भाई उसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर। तो इसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो पूछा ये जा रहा है कि भाई ऑप्शंस में कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्मॉलेस्ट फैक्टर जो है वो इस वाले से मैच कर रहा हो, मतलब कि उसका भी स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या हो 5 हो। तो हम सबके जो है वो बारी बारी फैक्टर्स निकालते हैं प्राइम वाले। तो अगर आप देखो इसके आएंगे 2 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्मॉलेस्ट वाला 2 है, तो इसका मतलब ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है।
इसी तरह अगर हम इसके निकालें तो वो आएंगे 3 और 5, तो इसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 3 आ रहा है जबकि इसका 5 है, दोनों मैच नहीं कर रहे, तो ये भी नहीं है। अगर हम इसके जो है वो प्राइम फैक्टर्स निकालें तो वो आएगा 3, इसी तरह 5, ठीक है, हाँ यही होंगे प्राइम फैक्टर्स। तो अगेन इसका भी स्मॉलेस्ट वाला 3 है और इसका जो है स्मॉलेस्ट वाला 5 है, तो ये भी मैच नहीं कर रहे। अगर हम इसके निकालें तो वो आएंगे 5 और 11। अब देखो इसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 5 आ रहा है, इसका भी 5 है, तो ये इसके साथ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, ठीक है। यहाँ पे बी सी भी नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 234, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ सबसेट्स इन सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। तो हमसे पूछा जा रहा है कि भाई व्हाट विल बी द नंबर ऑफ सबसेट्स, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 234, नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, 2 पावर n, ठीक है। अब यहाँ पर n क्या शो करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, सिंगलटन सेट है तो इसका मतलब उसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा, तो n की वैल्यू 1 है, 2 पावर 1 इसका मतलब उसके अंदर 2 ही सबसेट्स बनेंगे। और ये एक कॉमन पॉइंट है कि भाई आपके पास अगर कोई भी सिंगलटन सेट है तो उसके सबसेट्स कितने बनेंगे, हमेशा 2 बनेंगे, ठीक है। इसका आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 235 को देख लेते हैं। 5 स्टूडेंट्स रेन अ रेस, ठीक है। रियाज वाज फास्टर देन हसन एंड फैज, हसन वाज स्लोअर देन फैज, ताहिर वाज फास्टर देन रियाज बट स्लोअर देन उमर, विच स्टूडेंट फिनिश्ड 4th। अब ये तो फिर से पढ़ना पड़ेगा, खैर इसको हम थोड़ा सा ना अच्छे से पढ़ते हैं और इसको पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, देन समझ आएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, कहा जा रहा है कि भाई 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो एक रेस में हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि भाई किसने जो है वो 4th पे फिनिश किया होगा। तो हम पांचों के जो है वो रैंक्स निकाल लेते हैं कि भाई कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया, तो 4th वाला आसानी से आ जाएगा। तो ध्यान से देख लेते हैं, रियाज वाज फास्टर देन हसन एंड फैज, इसका मतलब है जो रियाज है वो हमारे पास, इसको कैसे लिखें, फास्टर लिख देते हैं। रियाज जो है वो फास्टर है हसन और फैज से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हसन वाज स्लोअर देन फैज। अगर हम देखें कि भाई हसन वाज स्लोअर देन फैज, इसका मतलब है फैज जो है वो फिर फास्टर हो जाएगा हसन से, तो फैज जो है वो फिर फास्टर हो जाएगा हसन से, ठीक है। रिवर्सल प्रॉपर्टी मैंने यूज की है। ताहिर वाज फास्टर देन रियाज बट स्लोअर देन उमर, ताहिर वाज फास्टर देन रियाज, ठीक है। इसका मतलब है अब ये जो ताहिर है वो फास्टर है रियाज से, मतलब कि इससे, ठीक है। तो इवेंचुअली ये सबसे अभी तक तो जो है वो फास्ट है, बट स्लोअर देन उमर, इसका मतलब है कि भाई उमर फिर जो है वो ताहिर से ज्यादा तेज जो है वो भाग रहा है, तो यहां पे फिर उमर फास्टर हो जाएगा ताहिर से, ठीक है। अब दोबारा देख लेना अगर समझ ना आ रहा हो। विच स्टूडेंट फिनिश्ड 4th, अब यहाँ पे हम इसकी डेटा के हिसाब से जो है वो रैंक बनाएंगे। देखो रियाज जो है वो सबसे ज्यादा तेज भाग रहा है हसन और फैज से, फिर कह रहा है कि भाई फैज जो है वो फास्टर है हसन से, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास एक और बंदा आ जाता है ताहिर, जो कि फास्टर है रियाज से, ठीक है। और हमारे पास अगेन एक और बंदा आता है उमर, जो कि फास्टर है ताहिर से। तो यहां पर देखो अगर ताहिर जो है वो रियाज से फास्टर है, इसका मतलब है ताहिर जो है वो हसन और फैज से भी फास्टर है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे उमर जो है वो फिर ताहिर से फास्टर है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो कौन जो है वो फास्टर है, भाई उमर, ठीक है। उसके बाद कौन है, ताहिर, उसके बाद कौन है, रियाज, उसके बाद कौन सा होगा, अब हसन होगा या फैज होगा। यहाँ पे डेटा गिवन थी कि भाई फैज जो है वो फास्टर है हसन से, तो फिर इसका मतलब है फैज। अब एंड में कौन बचता है, हसन, सही है। अब ये दोबारा देख लेना और समझ लेना तो समझ आ जाएगा। तो ये फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, ये थर्ड आया, हमसे 4th का पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब है फेज हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि भाई फेज ने जो है वो 4th पे फिनिश किया होगा, विच इज ऑप्शन बी, ओके। इसका जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 236 को देख लो, कहा जा रहा है व्हाट इज द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द गिवन डेटा। डेटा लिख लेते हैं, वो है 1 1 3 3। अच्छा हुआ ये असेंडिंग ऑर्डर में वैसे ही लिखी हुई है। 4 कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा है, और इसी तरह 7 9 और 13 23। सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं। तो मीन का मतलब होता है एवरेज। सम कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1 + 3। अब यहाँ पे क्यों लिखें, हम सिंपल कर लेते हैं भाई। मीन आ जाएगा हमारे पास, सम करो 1 + 1 2 2 और 3 5 5 और 3 8 8 और 4 12 12 और 4
16, 16 और 4 20, 20 और 7 27, 27 और 9 36, 36 और 13 49, 49 और 23 62 72 हो जाएगा। ठीक है, सम 72। टोटल कितने नंबर हैं? 2 4 6 8 10 11। तो भाई हमारे पास मीन क्या बनेगी? मीन बनेगी, टेबल लगाएं, ये बनेगा 6 पॉइंट समथिंग आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वो 6.5 लिखा हुआ है तो ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, यहाँ से तो अंदाजा हो गया, तो 6.5 ही आएगा भाई इसका आंसर, देख लेना मीन। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे मीडियन निकाल लेते हैं। तो मीडियन क्या होता है? सेंट्रल नंबर। अगर आप देखो 11 है तो इसका मतलब है ये ऑड है। टोटल नंबर्स मतलब के नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑड है। तो यहाँ पे 2 यहाँ से गए, बल्कि 4 5 यहाँ से गए, 2 3 4 5 यहाँ से गए, तो बीच में हमारे पास क्या आ रहा है? 4 ही आ रहा है, तो इसका मतलब मीडियन 4 हो जाएगा। और हमारे पास से जो है वो मोड भी पूछा जा रहा है। तो मोड क्या होता है? मोस्ट रिपीटेड नंबर। तो यहाँ पे देखो 1 जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 3 जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 4 जो है वो 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा 4 ही रिपीट हो रहा है, तो मोड भी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें मीन, मीडियन और मोड, ठीक है, जिस सीक्वेंस में पूछा जा रहा है उसी सीक्वेंस में आंसर देना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई पहले मोड रखो मीडियन बाद में रखो, नहीं। तो मीन आ रही है 6.5 और मीडियन 4 और मोड भी 4, तो ये हमारे पास जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 237 में कहा जा रहा है एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन 1/2 इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द एंगल। तो ये ट्रांसलेशन ये भाई यूज कर लेते हैं। एन एंगल इज 30 डिग्री मोर, एन एंगल, तो एंगल को एंगल का ही नाम दे देते हैं, यही हमें फाइंड करना है। इसका मतलब होता है इक्वल टू 30 डिग्री मोर देन, 30 डिग्री मोर का मतलब होता है प्लस 1/2 इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो 1/2 कर देना है कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, अब देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई दो एंगल्स अगर जो है वो आपस में ऐड हो रही है और उनका सम जो है वो 90 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब है वो दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट एंगल्स हैं। तो यहाँ पे हमें जो है वो एक एंगल फाइंड करनी है, तो उसका मतलब है 90 से माइनस करना होगा। ठीक है, लेट सपोज अगर आपके पास 2 एंगल्स हैं, इसको जो मैं θ1 और θ2 का नाम दे रहा हूँ, ठीक है, या एंगल 1 एंगल 2 मान लो, तो ये दोनों तभी कॉम्प्लीमेंट होगी जब इनका सम जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, लेट सपोज हमें एक जो है वो गिवन हो और एक निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? लेट सपोज Q1 निकालनी है तो 90 डिग्री माइनस Q2 हो जाएगा। ठीक है, Q2 नहीं, θ2 बोल लो। ठीक है, तो इसका मतलब है हम कॉम्प्लीमेंट की जगह ये रख सकते हैं कि भाई 90 माइनस एंगल। तो यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट की जगह यही रख देते हैं, डायरेक्ट कौन जो है वो स्टेप दोबारा करें, 90 डिग्री माइनस एंगल। तो हमें जो है वो एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो एंगल इज इक्वल टू 30 प्लस, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 90 अपान में 2 माइनस एंगल अपान में 2। अब यहाँ पे एलसीएम निकालो, एंगल इज इक्वल टू 2 एलसीएम आएगी तो ये हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस एंगल, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 एंगल इज इक्वल टू 60 और 90 कितना होता है? 150, 150 माइनस एंगल, एंगल को वहां पे शिफ्ट करोगे तो प्लस में हो जाएगा, 2 एंगल प्लस एंगल इज इक्वल टू 150। तो यहाँ पे ये हो जाएंगे 3 एंगल इज इक्वल टू 150, यहाँ पे टेबल लगाओ तो लगेगी 50 टाइम। तो एंगल हमारे पास क्या है? 50 डिग्री। और अगर आप एंगल की जगह 50 रखो तो आपकी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 239, तो हो जाएगा, इतना लंबा नहीं होगा, 38 होगा बल्कि। 238 में कहा जा रहा है इन सर्किल O which line segment is the chord। यहाँ पे देखो आपके सामने जो है वो एक सर्किल कुछ इस तरह बना हुआ है, ये तो डायमीटर वाली लाइन हो जाएगी, वैसे कार्ड इसको भी कह सकते हैं हम। यहाँ पे एक और जो है वो लाइन है, इसका नाम C है, ये कुछ इस तरह है। ठीक है, अब समझ जाना भाई, ये D है, ये O है। पूछा जा रहा है कि भाई कौन सी लाइन सेगमेंट जो है वो कार्ड है, तो भाई यही है हमारे पास A to C वाली लाइन। ठीक है, वैसे ये भी कार्ड हम कह सकते हैं, लेकिन फिर इसका जो वो कोई एंडिंग के लिए नाम नहीं दिया गया, तो इसलिए ये सुइटेबल नहीं है और इस तरह का कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो ये हमारा कार्ड हो जाएगा। कार्ड क्या होता है कि भाई जो लाइन सर्किल के 2 पॉइंट्स को जो है वो आपस में कनेक्ट कर रही हो, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? कार्ड बोलते हैं। तो ये AC वाली लाइन हो जाएगी, विच इज ऑप्शन A। ठीक है,
तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 239 अब करना पड़ेगा, तो इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 239 में देख लो, कहा जा रहा है इफ अ कार ट्रेवल्स 120 माइल्स इन 2 आवर्स हाउ फार विल इट ट्रेवल टू 3 आवर्स एट द सेम स्पीड। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेटा को। इफ अ कार ट्रेवल्स 120 माइल्स इन 2 आवर्स, तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्टेंस जो है वो 120 माइल्स था, जो कि टाइम था 2 आवर्स। तो इसकी पहले स्पीड निकाल लेते हैं। तो स्पीड क्या आएगी, 120 डिवाइडेड बाई 2 डिस्टेंस अपॉन में टाइम, इसका मतलब है 60 माइल्स पर आवर। अब हमसे कहा जा रहा है कि भाई अगर आपके पास ये सेम स्पीड हो तो हमें बताओ कि भाई कितना डिस्टेंस तय करेगी ये कार अगर हमारे पास टाइम जो है वो 3 घंटे हो। तो टाइम हमारे पास 3 घंटे आ गया, स्पीड यही रहेगी, हमें डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस बराबर होता है अगेन क्या कहते हैं, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखो जो स्पीड थी वो बराबर था डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस हमें निकालना है, स्पीड हमें यही यूज़ करनी है 60 माइल्स पर आवर, टाइम कितना है 3 आवर्स। तो आर के साथ तो कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, और यहाँ पे ये सॉरी ये तो मल्टीप्लाई होगा ना 3, तो ये हो जाएगा 180, इसका मतलब है 180 माइल्स। ओके, करेक्ट ऑप्शन सी। 240 में है विच पॉइंट सेटिस्फाई द इक्वेशन 2x + 3y = 8। तो यहाँ पे पॉइंट पुट करके देख लो, 2 और 6 को रखेंगे तो 2 to the 4 और 3 6 18, ये तो नहीं होगा। 2 4 2 to the 4 3 4 the 12, ये भी नहीं होगा। -2, 4 यही ऑप्शन बच रहा है, लेकिन नन ऑफ दीज भी हो सकता है भाई। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास -2 है और y की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो ये हो जाएगा 2 to the -4 + 3 4 the 12। तो यहाँ पे -4 + 12 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो सी ऑप्शन में पॉइंट है यही इसको सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी इस तरह पूछा जाता है विच पॉइंट लाइज ऑन द इक्वेशन या लाइज ऑन द लाइन, तो सेम ही बात है, ठीक है। सेटिस्फाइज या उसके ऊपर लाई करना एक ही बात है। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 241। 241 को भी यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि आसान वाला है। 241 में कहा जा रहा है कि भाई कार्डिनैलिटी ऑफ द पावर सेट ऑफ x सच दैट x, यहाँ पे सेट लिख देता हूँ, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर x इज लेस देन आर इक्वल टू 10, ठीक है। कार्डिनैलिटी पूछी जा रही है कि भाई जब हम इसके पावर सेट बनाएंगे, ठीक है। अब पावर सेट भी बेसिकली क्या होता है कि भाई जितने भी आप इसके पहले सबसेट्स निकालोगे उसको एक सेट में बंद कर दो, तो उसको आप क्या बोलते हो, पावर सेट बोलते हो। तो उसके लिए भी भाई आपके पास यही वाला फार्मूला होगा 2 पावर n, ठीक है। अब यहाँ पर n क्या होगा, आप देखो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि x जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं, इसका मतलब है लेस देन आर इक्वल टू 10, तो ये 1 तक ही जाएगा। तो 1 से लेकर 10 तक हमारे पास जो है इसके अंदर नंबर्स हैं, तो इसका मतलब है n की वैल्यू 10 है, तो 2 पावर 10 बराबर होता है 1024 की। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंपल। उसके बाद है 242, तो ये अब मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे, चलो आई होप मैं एडजस्ट कर लूँगा बाद में। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.1234 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ये कौन सा है 242, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई कर सकते हो जैसे आप करते हो बचपन में, मैं भी वैसे ही करूँगा ताकि किसी को ये ना लगे कि भाई मैथ टफ है। नहीं, मेरी जो कोशिश होती है ना वो यही होती है कि भाई इनका जो वो माइंडसेट कुछ इस तरह बनाओ कि भाई सामने वाला अगर इस मेथड से कर रहा है तो मैं भी करूँगा तो मुझसे भी हो जाएगा, ठीक है। किसी को ये ना लगे कि भाई पहले मुझे सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे आएगा। नहीं, सामने वाला कर रहा है उस तरह से, मैं भी करूँ तो मुझसे भी हो जाएगा, ये वाला माइंडसेट रखो। तो ये हो जाएगा 5 4 3 2 1 0, ठीक है। अब ये तो सारा 0 0 ही हो जाएगा, 0 0 0, बल्कि ये तो आप इसको ऐसे मान लो 0 0 0 0 0, ठीक है। 2 4 5 6, तो ये भी कितने हो जाएंगे 2 4 5 6। तो रिजल्ट क्या रहा है 5 4 3 2 1 0 0। पॉइंट कितने के बाद आएगी 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब यहाँ पे आएगी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन 0.012345, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। वरना वैसे आप यहीं पे डायरेक्टली भी कर सकते थे कि भाई ये बेसिकली 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके बाद आप जो है वो पॉइंट को शिफ्ट कर लो, ठीक है। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 243 भी आसान ही है। 243 में कहा जा रहा है विच इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू। अब ई का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.7 समथिंग होगा, ठीक है। इसी तरह बी में तो 2.1 है, ये इससे छोटा है। सी में 3.13 है, तो सी वाला सबसे बड़ा है अभी तक। और डी में जो वो पाए लिखा है तो पाए का वैल्यू होता है 3.14, सी में है 3.13, तो सबसे बड़ा डी हो जाएगा जो कि पाए है, ठीक है। 243 भी हो गया।
क्वेश्चन 244 में देखो कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट। अब देखो वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि भाई आपके पास जो सेट है उसके अंदर जो कलेक्शन है उसको आप लिस्ट कर सको, ठीक है, उसको जो आप टेबुलर के फॉर्म में लिख सको, ऐसे बोलो। तो यहाँ पे अगर आपको कभी भी कहा जाए ना कि भाई कौन सा सेट जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, ये ज़्यादातर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि टेबुलर और बिल्डर में तो आपके पास ऑलरेडी एलिमेंट्स लिखे होते हैं, तो आपको वहाँ पे पता चल जाता है कि भाई कलेक्शन कौन सी है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको जो है वो कंफ्यूज करने के लिए पूछ रहे होते हैं कि भाई कौन सी कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो वहाँ पे क्या कर लेना, आप देख लेना कि भाई जो आपके पास कलेक्शन है अगर आप उसको लिस्ट कर सकते हो तो वो आपके पास वेल डिफाइंड है, अदरवाइज वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो द सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो हम इवन नंबर्स को जो है वो टेबुलर फॉर्म में लिख रहे होते हैं 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन, ठीक है, तो ये तो आपके पास एक वैलिड कलेक्शन है। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स का भी जो है वो आप बना रहे होते हो। इसी तरह सेट ऑफ ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है। अब मुझे क्या पता कि भाई ये कौन सी पेंटिंग्स हैं, कहाँ की पेंटिंग्स हैं, तो इसलिए हमारे पास जो नॉट वेल डिफाइंड है वो कौन सा है, ऑप्शन सी। और अगर आप डी में भी देखो तो द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स, वो भी आप जो वो कलेक्ट कर सकते हो एक ही सेट में, ए बी सी डी इस तरह लिखकर, ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई अगर आपके पास कोई ऐसा सेट लिखा हुआ है जिसकी कलेक्शन जो है वो किसी सेट से बिलोंग नहीं करती, तो आप उसको भी जो है वैसे बोल सकते हो कि भाई वो वेल डिफाइंड नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 245, हाउ ओल्ड इज फातिमा इफ हर एज 6 years फ्रॉम नाउ विल बी ट्वाइस हर एज 7 years अबो। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन ही यूज होगी, ये मैंने करवाए हुए हैं यूट्यूब पे भी, ठीक है, तो देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 245, इफ हर एज 6 years फ्रॉम नाउ, इसका मतलब है अब हम जो है वो ये बंदी फातिमा है तो फातिमा ही नाम ले लेते हैं कि भाई फातिमा हर एज 6 years फ्रॉम नाउ, इसका मतलब है कि भाई ये फ्यूचर की बात कर रहा है, तो +6 करोगे, विल बी मतलब कि इक्वल टू ट्वाइस हर एज, ट्वाइस कर देना है उसकी एज को, जब उसकी एज 7 साल पहले थी, तो इसका मतलब है फातिमा -7, ठीक है। फातिमा को मैंने फातिमा एज कंसीडर किया है, ठीक है, या XY वेरिएबल भी ले सकते थे, -7। अब आप फातिमा को सॉल्व करोगे तो आपके पास फातिमा की एज आ जाएगी, फातिमा इज इक्वल टू 2 फातिमा होगी तो एक ही, लेकिन अभी ट्वाइस कर लिया हमने उसको, -14, ये भी वहाँ पे माइनस में आ जाएगा तो -6, तो ये अब यहाँ पे लेके आओ तो कितना होगा, फातिमा माइनस ट्वाइस फातिमा इज इक्वल टू माइनस का 20, ये हो जाएगा माइनस फातिमा इज इक्वल टू -20, ये कैंसिल, इसका मतलब है फातिमा की एज क्या है 20, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है 246, इफ y वेरीज एज x, अब ये डायरेक्टली वेरी कर रहा है, ये भी मैंने लेक्चर दिया हुआ है यूट्यूब पर, वहाँ पे देख सकते हो कि भाई y जो है वो अगर डायरेक्टली वेरी कर रहा है x से, तो ये बन जाएगा रिलेशन y इज इक्वल टू कांस्टेंट कोई भी रख दो और x। अब यहाँ पर आगे सुनो क्या है, y इज इक्वल टू 12 व्हेन x इज इक्वल टू 2, ठीक है, y की वैल्यू 12 आ रही है जब हमारे पास x जो है वो 2 हो, तो हमें बताओ कि भाई y क्या आएगा जब हमारे पास x जो है वो 7 हो। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले आपने जो वो डायरेक्ट रिलेशन बनाया, अब सबसे पहले आप k की वैल्यू निकालो, कैसे आएगा, फर्स्ट वाली डेटा से, भाई y जो वो 12 आ रहा है कब, जब आपके पास x जो है वो 2 हो, तो 2 के हो जाएगा, इसका मतलब है k की वैल्यू 6 आ रही है। अब आप इस सिंपल रिलेशन में जो वो वैल्यूज अपने पुट करोगे, आपके पास y आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू k की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई बाय 7, जब हमारे पास x हो तब के लिए पूछ रहा है, तो 7 6 था 42, इसका मतलब है y की वैल्यू 42 आएगी जब आपके पास x 7 होगा, तो करेक्ट ऑप्शन सी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 247 में देखो कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, तो सिंपली आपके पास ऑप्शन ए ही है जिसमें अंदर लिखा हुआ है 1/3, बाकी सब में रूट वाले नंबर्स आ रहे हैं और वहाँ पे जो है उसको सोल्व भी नहीं कर सकते हम, तो ये हो जाएगा ए। 248 में देखो कहा जा रहा है हमारे पास डिवाइड 180 इन 5:2, तो 180 को हमें 5:2 में डिवाइड करना है, तो सबसे पहले अगर हम 5 के लिए निकालें तो 5/7 मल्टीप्लाई बाय 180, और दूसरा हो जाएगा 2/7 मल्टीप्लाई बाय 180, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल लगाओ, 7 1 7, 2 7 14, 4 वहाँ पे चला जाएगा, 5 7 35, 5 बचेगा, पॉइंट फिर 0 लगा दोगे तो 50 हो जाएगा, 50 पर 7 की टेबल 7 टाइम्स, तो 25.7 समथिंग आएगा, ठीक है। अब आप 5 को 25.7 से करोगे तो 7 5 35, तो 5 3 ऊपर जाएगा, तो फिर यहाँ पे बचेगा 8, तो ये आ जाएगा 128.5, ठीक है, इस तरह डेसिमल बनेगा। अब यहाँ पे इस नंबर के लिए भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे तो सेम टेबल लगेगी 25.7, अब आप जब 2 से जो है वो मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर आएगा 50
1.4। तो इसका अप्रोक्सीमेशन 129 आ रहा है, इसका 51 ही आ रहा है। ठीक है, राउंड ऑफ करने की ज़रूरत ही नहीं होगा बेसिकली। तो ये ऑप्शंस में भी हैं 129 और 51, और जब इनको आपस में ऐड करें तो 180 भी आ जाएगा। तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 249 को देख लेते हैं। 249 में लिखा हुआ है एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज अक्यूट एंगल। ठीक है, ये डेफिनेशन है। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल 157 डिग्रीज। जब दो एंगल्स का सम 180 के बराबर हो तो उनको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पर एक एंगल गिवन है तो दूसरी फाइंड करने के लिए 180 से माइनस करना पड़ेगा। तो 180 माइनस 157 कितना बचेगा, 23 डिग्री। तो इसका मतलब है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 250 यहाँ पे 249 में ए हो जाएगा, सही है, क्योंकि वो अक्यूट एंगल वाला था। और 250 में हो जाएगा 23 डिग्री, मतलब कि सी, जो कि सप्लीमेंट्री एंगल वाला था। ठीक है, तो यहाँ पे 251 कर लेते हैं अब हम यहाँ पे। तो वो है सोल्व फॉर टी व्हेन 5t रूट के अंदर लिखा हुआ है प्लस 11 इज इक्वल टू 6। तो रूट खत्म करने के लिए यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो ये इसके साथ कैंसिल। 5t प्लस 11 इज इक्वल टू 36। 11 को वहाँ पे लेके जाओ, 5t इज इक्वल टू 25। 11 माइनस हो जाएगा, 5 1 5, 5 5 25। तो t की वैल्यू 5 आ गई, करेक्ट ऑप्शन सी। उसके बाद है इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर परफेक्ट स्क्वायर्स देन द डिस्क्रिमिनेंट विल बी डैश। अब देखो इसके पीछे कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन अब मैं उसमें नहीं जा रहा। मार्केट में यही चल रहा है कि भाई इक्वल टू 0। तो जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो तो आपके पास रूट्स क्या बनते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं। ठीक है, तो अब टेस्ट के लिहाज से आप इक्वल टू 0 ही लगा देना। 252 के अंदर डी। ओके, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6 फ्रॉम द ओरिजिन। तो आपके पास दो पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है, देखने में लग रहा है कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट आपके पास -6,8 है, दूसरा है ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, 0,0। तो सिंपल आप करोगे, अब डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1। तो सिंपली 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो ये हो जाएगा √100, और इसको सॉल्व करेंगे तो 10। तो 10 यूनिट्स इसका मतलब है आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 253। अब आप जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 254 और 255 की मैंने यहाँ पे फिगर्स बना दी हैं। 254 को पहले पढ़ लेते हैं। द ग्राफ शोज द मास इन किलोग्राम्स ऑफ कॉड फिश गिवन इट्स एज इन ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ कॉड व्हेन इट्स मास इज 15 kg। अब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने देखा होगा, जिसमें आप पॉइंट्स वगैरह प्लॉट करते हो। वहाँ पे अब आपको ये टॉपिक पहले पढ़ना चाहिए, और काफ़ी इजी टॉपिक है। मैं तो खैर नहीं करवाऊंगा, यहाँ पे काफ़ी जो है वो टाइम लग जाएगा इस लेक्चर के अंदर, तो मैंने डायरेक्टली उसका सोल्यूशन लिख दिया है। अब ये अगर आपको टॉपिक आता है तो कम से कम इतना तो आपको आइडिया होगा कि भाई हमें पता होना चाहिए किस x वैल्यू पे हमें क्या y वैल्यू मिल रही है, किस y वैल्यू पे हमें क्या x वैल्यू मिल रही है। ठीक है, ये उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये जो आप x एक्सिस कहते हो, हॉरिजॉन्टल वाला जो एक्सिस होता है, ये हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में उस फिश की एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 2 यूनिट्स में डिवाइडेड है कि भाई यहाँ पे 0 है तो फिर यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों के दरमियान वाला जो पॉइंट होगा वहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। कि भाई 0 1 2, फिर ये 3 है, फिर ये 5 है, फिर ये 7 है, ये 8, इस तरह ये 2 यूनिट्स में डिवाइडेड है। और अगर आप इसका वर्टिकल एक्सिस देखो, y एक्सिस देखो, तो वो 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। अगर आप देखो इसका 0 kg मास है यहाँ पे 10 kg है, तो यहाँ पे क्या होगा 5 kg होगा, यहाँ पे 15 kg होगा, यहाँ पे 20 kg होगा। ठीक, अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई जब इस फिश का मास जो है वो 50 kg होगा, सॉरी 15 kg होगा, तो हमें बताओ कि भाई उसकी एज क्या होगी। तो आप देखो कि भाई ये जो हमारा ग्राफ है, जहाँ पे आपका मास जो है वो 15 kg आ रहा है, उस पर कौन सा हमें जो है वो x वैल्यू मिल रहा है, या जो है वो हमें क्या एज मिल रही है। तो अगर आप देखो यहाँ पर ये जो 15 kg है, यहाँ पर मैंने इसको जो है वो एक्सीड किया है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये जो ग्राफ है वो लाई कर रहा है। तो ये किसके रेस्पेक्टिव में कर रहा है, अगर आप देखो x वैल्यू जब हमारे पास 7 है, तब आपके पास ये वाला पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पे आप कहोगे कि भाई जब उस फिश की एज जो है वो 7 ईयर्स हो जाएगी, तो वहाँ पे हमारे पास उसका जो मास है वो 15 kg मिलेगा। इसी तरह लेट सपोज अगर हम ये कहें कि भाई जब उसकी एज जो है वो 6 ईयर्स है, तो हमें बताओ उसका मास कितना होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो ये 6 है, तो 6 पे हमें क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। इसका मतलब है जब वो 6 साल की होगी तो उसका जो मास है वो 10 kg होगा। ठीक, तो इस तरह अब आपको पता होना चाहिए। मैं डिटेल में नहीं करवा रहा, इसलिए मैंने जल्दी में किया है इसे। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका,
7 तो बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 255 में देखो ये फिगर गिवन है, इसका पेरीमीटर पूछा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर फिगर में आपको हिंट क्या गिवन है कि भाई ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास साइड है वो 1 है और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 2 है। ठीक है, ये भी एक किस्म का स्क्वायर है, ये भी एक किस्म का स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो ये स्क्वायर है तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है और ये पूरा स्क्वायर है तो इसका मतलब है इस पूरी लेंथ भी साइज जो है वो 2 हो जाएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है तो इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक रिमेनिंग क्या होगी, 1 ही होगी। ठीक है, और ये पूरी 2 होगी, ये भी पूरी 2 होगी। तो सिंपली पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड्स का सम। तो ये हो जाएगा 2 + 2 प्लस ये भी पूरा 2 ही है प्लस ऊपर का 2, फिर ये 1 + 1 + 1। ठीक है, ये मैंने पूरा 2 ले लिया तो अब इसको अलग से 1 लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 6 8 और 3 11। इसका मतलब इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। ओके, 256 में देखो, 256 में कहा जा रहा है y = 3/x²। x और y आपस में कौन से रिलेशन में है, डायरेक्टली, इनवर्सली, नॉट रिलेटेड, तो फिर नहीं हो सकता। ये इनवर्स रिलेशन है, आपको मैंने ये शायद यूट्यूब पर भी पढ़ाया हुआ है कि भाई जब आपके पास कुछ इस तरह का रिलेशन हो तो उसको आप क्या कहते हो, इनवर्स रिलेशन कहते हो। और अगर आप देखो ये उसी के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, y, और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या आता है y = k/x। k यहाँ पे क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, तो ये वही उसी की जगह पे आ गया है। तो आप कहोगे कि भाई y और x यहाँ पर इनवर्सली रिलेट कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 257। 257 में भी अगेन एक फिगर गिवन है। अब ये फिगर कोई देखो तो यहाँ पे आपके सामने एक रेक्टेंगल बना हुआ है और इसका जो है वो पेरीमीटर पूछा जा रहा है। अ हाई स्कूल बास्केटबॉल कोर्ट इज रेक्टेंगुलर विद अ हाइट ऑफ 84 फीट एंड अ विड्थ ऑफ 50 फीट। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द कोर्ट। अब यहाँ पे पेरीमीटर ही फाइंड करना है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ प्लस विड्थ को ट्वाइस कर लो। तो यहाँ पे ट्वाइस लेंथ हमारे पास है 50 और विड्थ हमारे पास है 84। तो ये कितना हो जाएगा 250 और 84 कितना होता है 134। सही है ना, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो 2 4 द 8 2 3 द 6 2, इसका मतलब है 268 फीट हो जाएगा, विच इज ऑप्शन सी। उसके बाद है 258, उसमें कहा जा रहा है विच इंटीजर इज क्लोजेस्ट इन वैल्यू टू 35/4। तो 35 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 8.575। तो 8.75 9 के ज़्यादा करीब है, तो इसका मतलब है 9 हो जाएगा आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन सी। उसके बाद है 259। 259 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज लीनियर इक्वेशन। अगर आप देखो ऑप्शन ए की डिग्री 2 है तो ये तो नहीं होगी। ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास लीनियर है क्योंकि उसकी डिग्री जो है वो बी है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो। तो यहाँ पर ए सी डी जो इक्वेशन है उनकी डिग्री 2 है, मतलब कि वो लीनियर नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा लीनियर। उसके बाद है जी व्हाट आर द एक्स एंड वाई वैल्यूज दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। तो ये करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 260 में हमारे पास है x + y = 4 2x - y = 5। तो यहीं पे हम इनको जो है वो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो ये कैंसिल, ये हो जाएगा 3x = 9। इसका मतलब है x की वैल्यू 3 आ गई। यहीं से y निकालते हैं तो ये हो जाएगा, इसमें पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 + y = 4। इसका मतलब है y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमारे पास x जो है वो 3 आ रहा है और y जो है वो 1 आ रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, x = 3 और y = 1, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 261 में कहा जा रहा है विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स 2 and 3। अब इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको पार्ट बी में दिया हुआ है कि भाई आपको अगर 2 रूट्स गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, आपको जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो ये वाला फार्मूला यूज करो। वो क्या होता है, x² - सम ऑफ रूट्स x + प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, रूट्स को ऐड कर दो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब है रूट्स की प्रोडक्ट निकालो। तो रूट्स हमारे पास कौन से हैं 2 और 3। तो अगर हम x² - सम निकालें तो सम आएगा 5, इसका मतलब है 5x हो जाएगा, प्लस इनकी प्रोडक्ट क्या आएगी 6। तो ये है हमारे पास वो इक्वेशन x² - 5x + 6, जिसको हम सोल्व करेंगे तो उसके रूट्स क्या आएंगे 2 और 3। अब बजाय आप चारों ऑप्शंस को बारी बारी सोल्व करते, आपके पास जो वो कॉन्सेप्ट था आपने आसानी से कर लिया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, x² - 5x + 6 = 0, इसका मतलब है सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 262 द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ। अब ये करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे देखो 262 में लिख देता हूँ अगेन। 262 में इक्वेशंस हैं x + 2y = 8, दूसरी हमारे पास 2x + 5y = 9। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वो इस कोएफिशिएंट को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x + 4y = 16, और इस वाले कोएफिशिएंट को अगर हम इस पूरी इक्वेशन से करें तो ये सेम ही रहेगा क्योंकि उसका कोएफिशिएंट 1 है। 5y = -9। अब इन दोनों को मैं क्या करूँगा? सबट्रैक्ट करूँगा। ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल, ये बचेगा जस्ट -y, और यहाँ पे ये हो जाएगा 25। तो y की वैल्यू आ रही है -25। अब आप y की वैल्यू इसमें पुट करो तो क्या आ जाएगा? x + 2y, इसका मतलब है माइनस का 50 हो जाएगा, = 8। इसका मतलब है x की वैल्यू 58 हो जाएगी। तो x हमारे पास 58 है और y हमारे पास -25 है। अगर इसको पॉइंट के फॉर्म में लिखना है तो 58, -25। तो करेक्ट ऑप्शन डी। ओके, मैं पेन चेंज कर लूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 263 पर आ जाते हैं। व्हाट आर द x एंड y दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पे आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं। अगेन x + y = 8 एंड दूसरी है 2x + y = 10। हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है तो आसान है भाई, यहीं पे हम इनको सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये कैंसिल हो गए। क्या बचेगा? -x = -2। तो ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, x की वैल्यू 2 आ गई। हमें y चाहिए तो ये हो जाएगा y = 8 - 2, इसका मतलब है y की वैल्यू 6 आ गई। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? x = 2 एंड y = 6। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। या आप जो वो पुट भी कर सकते थे ऑप्शंस को, ठीक है, लेकिन मुझे इस तरह अच्छा लगता है, इतनी डिफिकल्ट इक्वेशंस नहीं देते वो आपको। उसके बाद है 264 में कहा जा रहा है HCF ऑफ 5a² b³ एंड 60a⁴ c²। ठीक है, अब HCF अगर आपको निकालनी है ना पॉलिनोमियल्स की या एक्सप्रेशंस की, तो उसमें क्या होता है कि भाई आप जो है वो कॉमन निकाल रहे होते हो। जितने भी आपके पास पॉलिनोमियल्स गिवन है, आपके पास उनमें जितने भी कॉमन जो है वो फैक्टर्स आ रहे हैं, कॉमन आपके पास टर्म्स आ रही हैं, वही आपकी HCF होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ 5a² b³ और यहाँ पे लिखूँ 60a⁴ c², तो इसको हम ऐसे लिख सकता हूँ 5 × a × a × b × b। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 60 के फैक्टर्स निकालोगे तो वो बनेंगे 2 × अगेन 2 ही लिखेंगे, ठीक है, फिर 3, फिर × 5। ठीक है, अब यहाँ पे a 4 दफ़ा आ रहा है तो इसको भी मैं फैक्टर्स के फॉर्म में लिख देता हूँ, और c 2 दफ़ा आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास जो भी कॉमन होगा दोनों में वही आप रखोगे। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो 5 एक कॉमन निकल गया। ठीक है, यहाँ पे a 2 दफ़ा है, यहाँ पे भी है, तो 2 दफ़ा मैंने वो भी रखी। अब b यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, c है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो यही हमारे पास HCF हो जाएगी, जो कि हो जाएगा 5a²। तो करेक्ट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65, अगेन डायग्राम आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 265 में देखो कहा जा रहा है, इन द डायग्राम 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैव रेडियस ऑफ 9 and 5 रिस्पेक्टिवली इन द टर्म्स ऑफ पाई, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब मैं ये डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, वैसे बनता तो नहीं है मुझसे कभी। अच्छा, कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है कि भाई ऐसे सर्कल्स जो अपना सेंटर जो है वो शेयर कर रहे हो, मतलब कि उनका एक ही सेंटर हो। जैसे लेट सपोज ये 2 सर्कल्स हैं, ये कंसेंट्रिक हैं। अगर आप देखो ये जो सेंटर है वो इस वाले सर्कल का भी है और इस वाले सर्कल का भी, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है कि भाई ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है वो क्या है? 5, मतलब कि इस अंदर वाले सर्कल का जो छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस 5 है, और ये जो बाहर वाला सर्कल है बड़ा वाला उसका रेडियस 9 है। हमसे पूछा जा रहा है कि भाई ये जो शेडेड रीजन है बेसिकली इसको शेड किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। डायग्राम आप देख सकते हो। हमें जो है वो इस शेडेड वाले की जो है वो एरिया चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले सर्कल की एरिया निकालेंगे, फिर इस छोटे वाले की निकालेंगे, देन बड़े वाले में से छोटे वाले की माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये वाली एरिया जो है वो रह जाएगी।
तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि भाई एरिया ऑफ सर्किल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये ऑप्शंस में पाई के फॉर्म में ही है, तो हम पाई को जो वो 3.14 नहीं रखेंगे, पाई रखेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले बड़े वाले की रखूँ, जिसको मैं आउटर सर्किल कह सकता हूँ, जो बाहर वाला है, तो एरिया ऑफ आउटर सर्किल हो जाएगी पाई, और रेडियस हमारे पास क्या है 9, 9 9 द 81, इसका मतलब है 81 पाई हो जाएगा। अच्छा जी, अगर मैं इनर वाले की निकालूँ, ये जो छोटा वाला है, तो ये हो जाएगा पाई, और आर हमारे पास 5, इसका मतलब है 25 पाई हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या चाहिए, शेडेड वाली चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो आउटर वाले सर्किल की एरिया है उसमें से इनर वाले की माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 81 पाई माइनस 25 पाई, तो कितना रिजल्ट बचेगा, ये बचेगा 6, यहाँ पे होगा 7 में से 2 गया 5, इसका मतलब है 56 पाई हमारे पास एरिया हो जाएगी इस वाले शेडेड रीजन की, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 265 का। क्वेश्चन नंबर 266 में देखो, इन द डायग्राम ऑफ ट्रेपीजॉइड ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू 26, बी सी इज इक्वल टू 10, सी डी इज इक्वल टू 18, और सी बी यहाँ पर जो है वो ए बी से परपेंडिकुलर है, एंड अल्टीट्यूड डी ई इज ड्रॉन, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजॉइड। अब ये तो आसान है, आपके सामने हर चीज़ जो है वो बनी हुई है। एरिया ऑफ ट्रेपीजॉइड का फार्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है 1/2 ए प्लस बी। ए प्लस बी बेसिकली क्या होंगे, वो जो बेसिस होते हैं इसके, ठीक है, दोनों। जैसे कह लो, जैसे यहाँ पे जो है वो 26 है एक, और दूसरा जो है वो 18 है, ठीक है। जो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होती हैं उनका हमें यहाँ पे सम करना होता है, उनकी साइड्स का या लेंथ्स का बोल सकते हो, मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यहाँ पर हाइट भी बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे ये खुद भी बता रहा है कि भाई जो ये सी डी लाइन है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली वैल्यूज़ को पुट करो, 1/2, तो 18 प्लस 26 मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, 18 और 26 कितना होगा, बल्कि ऐसे कर लेते हैं, 2 1 द 2, 5 2 द 10 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 18 और 26 कितना होता है भाई, 8 और 6 14, 14 का 1 ऊपर जाएगा तो 3 और 1 44 हो जाएगा, ठीक है। 44 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा, 5 4 द 20, 2 ऊपर चला जाएगा, 5 4 द 20 और 2 220, ठीक है। मतलब कि 220 ऑप्शन सी। ओके, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 267 को देखो, कहा जा रहा है इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू 3:4, बी रेशो सी इज इक्वल टू 7:9 एंड सी रेशो डी इज इक्वल टू 5:7, देन ए रेशो डी इज व्हाट। अच्छा, इसमें ए रेशो डी पूछ रहा है। अगर ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी रेशो पूछ रहा होता तो वो बड़ा आसान हो जाता, कंटिन्यूड लग जाती टेक्निक। तो यहाँ पे अब सब्सटीट्यूट ही करना पड़ेगा, और तो कोई मुझे मेथड अभी याद भी नहीं आ रहा, जो मुझे याद आ रहा है मैं वही करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, कहा जा रहा है ए रेशो बी जो है वो 3:4 के बराबर है, और यहाँ पे बी रेशो सी जो है वो 7:9 के बराबर है, सी रेशो डी जो है वो 5:7 के बराबर है। तो हमें बताओ ए रेशो डी क्या होगा, ठीक है। अब रेशो का मतलब अपान होता है, ठीक है, जैसे ये लिखा है ना ए रेशो बी, तो इसका मतलब है ए अपान बी, ये तो पता ही होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसको साइड पे कर लें, ए अपान बी बराबर आ रहा है 3/4 के। तो यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, ए इज इक्वल टू बी को वहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो 3b/4 आ जाएगी, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ, बल्कि ये मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी, क्योंकि मुझे ए वैल्यू चाहिए, डी वैल्यू चाहिए, ठीक है। डी मुझे यहाँ से मिल जाएगी, बस इसको यही रखो। बी रेशो सी को मैं b/c लिख सकता हूँ, जो कि बराबर है 7/9 के। बस यहाँ से हमें कुछ चाहिए ही नहीं, तो क्यों हम सब्सटीट्यूट करें। अच्छा जी, उसके बाद है सी रेशो डी। तो सी रेशो डी को हम c/d लिख सकते हैं, जो कि बराबर आ रहा है 5/7 के। यहाँ से हमें डी चाहिए, तो ये हो जाएगा 7c/5, ठीक है। 7 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो फिर 5d और 5 नीचे आ जाएगा, सही है। तो यहाँ पे अब आप क्या करो, आपको चाहिए ए रेशो डी, इसका मतलब है आपको चाहिए a/d, सही है।
तो a अपान डी कर लेते हैं। a की जगह a वाली वैल्यू रखो जो कि आपने यहाँ से निकाली, d की वैल्यू आप यहाँ वाली रखो। तो a की जगह रखेंगे 3b अपान में 4 और d की जगह रखेंगे 7c अपान में 5। अब a अपान डी मतलब कि a रेशो d में इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3b अपान में 4 डिवाइडेड बाय 7c अपान में 5। ये डिवाइड हो रहा है ना, तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5 अपान में 7c हो जाएगा। a अपान डी इज इक्वल टू 3 5 का 15, b अपान में 4 7 का 28c। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई 15 अपान में 28 मल्टीप्लाई बाय b अपान c, एक ही बात है। और यहाँ पे b रेशो c गिवन है ना, तो ये वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो a अपान डी बराबर हो जाएगा 15 अपान में 28 मल्टीप्लाई बाय 7 अपान में 9। टेबल लग रही है, 7 1 7, 4 7 28, 3 3 9 और 5 3 15। तो a अपान डी बराबर आ रहा है 5 अपान में 4 3 12। तो a रेशो d हम लिख सकते हैं 5 रेशो 12 और करेक्ट ऑप्शन है भाई है a। ठीक है, ए आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ ए। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 268 में देखो पूछा जा रहा है साइन स्क्वायर 50 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 40। ये डायरेक्ट टेस्ट 2024 में पूछा गया है। वैसे तो डायरेक्ट टेस्ट के सिलेबस में ये टॉपिक नहीं आता ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन कभी कभी दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे इस टॉपिक का नाम है, जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट यूज होगा उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दो मेन वाले लिखवा देता हूँ जिसमें ये जो है वो आ रहे होंगे सिंपली कि भाई आपके पास साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस और उसके अंदर जो एंगल हो वो इसका कॉम्प्लीमेंट हो। ठीक है, इसी तरह ये आप कॉस के लिए भी लिख सकते हो। वैसे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा साइन और उसका एंगल जो है वो कोस वाली एंगल के कॉम्प्लीमेंट हो। ठीक है, इनको हम कॉम्प्लीमेंट लॉज बोलते हैं। भाई कैसे, लेट सपोज आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 50। ठीक है, साइन 50 चलो अभी मान लेते हैं। ये मैंने ऐसे लिखे हैं कॉस थीटा साइन थीटा के लिए, ये इनके स्क्वायर्स के लिए भी वैलिड है। जैसे यहाँ पे ना साइन स्क्वायर 50 कॉस स्क्वायर 40, तो ये आप स्क्वायर के लिए भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा सिंपल। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैंने जनरल लिखे हैं तो इसलिए मैंने स्क्वायर नहीं दिया। अब देखो ये समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे लेट सपोज आपके सामने लिखा हो साइन 50 डिग्री, तो इसको अगर आपको कॉस के टर्म्स में लिखना है ना तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कॉस 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, सॉरी 50 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा ना। ठीक है, लेट सपोज आपके सामने जो है वो साइन 50 लिखा है और आप इसको जो है वो कॉस के फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो आप इसको कैसे लिखोगे, कॉस और उसका एंगल क्या बनाओगे, इसके कॉम्प्लीमेंट में बनाओगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर हो, मतलब कि आप फिर कॉस का वो एंगल रखोगे जो आप इस वाले एंगल के साथ ऐड करो, तो रिजल्ट में क्या है, वो दोनों कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लेट सपोज आपके पास जो है वो इस तरह लिखा हो, फिर साइन या इसके फॉर्म में चलो मैं लिख देता हूँ अब साइन और यहाँ पे लिखा हो 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री लेट सपोज। ठीक है, तो यही चीज कॉस के फॉर्म में किसके बराबर होगी कि भाई आप कॉस लिखो, अब एंगल यहाँ पे क्या आएगा, जो यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो कितना माइनस हो रहा है, 10 माइनस हो रहा है, तो सिंपली आप यहाँ पे 10 बना। सही है, अगर यही चीज आप कॉस के फॉर्म में लिखे हुए हो, लेट सपोज यहाँ पे आ रहा है -30, अब आप इसको जो है वो साइन के फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो ये पूरी चीज किसके बराबर हो जाएगी, साइन और जितना एंगल यहाँ पे माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है 30, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आप टॉपिक पढ़ लेना अगर शौक हो तो, वैसे इतना पूछा नहीं जाता डायरेक्ट टेस्ट में, पता नहीं क्यों दे दिया। ये वाली चीज यहाँ पे यूज होगी तो मैं तभी यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, डिटेल में नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 50 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 50 40। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइन को सेम रखता हूँ, साइन स्क्वायर 50। अब मुझे इसको अगर साइन के फॉर्म में लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन, या चलो अभी आप इसे समझो, इसको मैं अगर ऐसे लिखूं कास स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री 50 डिग्री, तो क्या ये सेम नहीं रहेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है कॉस स्क्वायर 50,
तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कोस स्क्वायर 90 माइनस 50 लिख दिया है, मतलब कि मैंने 40 को मॉडिफाई कर दिया 90 माइनस 50। 90 माइनस 50 का मतलब क्या होता है 40, ठीक है, तो इसका मतलब सेम चीज़ है। अब आपको पता है हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट लॉ आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए, ये पूरी चीज़ किसके बराबर होगी, साइन जितना एंगल माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है 50, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं इस पूरी जगह पे ये लिख सकता हूँ, तो ये बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर 50 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 50, ठीक है, साइन स्क्वायर 50, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी आप स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। तो अब ये क्या है, सेम है दोनों, तो कैंसिल हो गए 1, सिंपल, करेक्ट ऑप्शन ए। अब ये फर्स्ट ईयर इंटर में आपने पढ़ा होगा अगर आप प्री इंजीनियरिंग से हो। क्वेश्चन नंबर 269 में क्या है, सोल्व फॉर वाई व्हेन लॉग 2 की पावर y प्लस 6 का स्क्वायर 36, यहीं पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 2। तो जब आपको लॉग में कोई बेस नहीं गिवन तो इसका मतलब वहाँ पर बेस 10 है। अब यहाँ पे जो लॉग का बेस है वही यहाँ पे बेस होगा, जो लॉग का आंसर है वो यहाँ पे पावर बन जाएगा, जो लॉग का फंक्शन है आर्ग्यूमेंट है वो इसका रिजल्ट बन जाएगा 2 पावर y प्लस 36। इसको सॉल्व करोगे तो 100, ये यहाँ पे लेके आओ माइनस 36 इज इक्वल टू 2 पावर y, इसका आंसर आएगा 64 इज इक्वल टू 2 पावर y। 64 को मैं 2 पावर 6 लिख सकता हूँ, 2 पावर y, बेसिस कैंसिल, क्या बन गया y इज इक्वल टू 6। तो करेक्ट ऑप्शन बी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो।